मॉर्निंग जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक को उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अच्छे अंदाज में ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सब्र और हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नशेबो फराज हमारी ज़िंदगी का बहुत लाजमी हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। और कुदरत का असूल भी है कि जो सूरज आज गरूब हुआ है वो अगले दिन तुलू भी ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग आने वाले दिन का इंतज़ार नहीं करते हैं। और जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, बिल्कुल उसी तरह हर गम के बाद खुशी और हर नाकामी के बाद कामयाबी आती है। लेकिन शर्त यह है कि हौसला और हिम्मत से हमने काम लेना है और हालात का डटकर मुकाबला करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को हसीन बना सकते हैं। तो ज़िंदगी हसीन बनानी है तो मेरे ख्याल से मौसम का भी हसीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं अब अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से। तो मौसम जैसे ही चेंज होता है तो मौसम सरमा के जहाँ बेशुमार फ़वाइद होते हैं, वहाँ कुछ लोगों के लिए इस मौसम में कुछ मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला होता है उसमें हमारा जिनका सामना करना पड़ता है हमें, वो एक तो बालों का मसला होता है कि बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा हमारे स्किन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बाल इंसानी शख्सियत का आगाज़ होते हैं और खूबसूरत और घने बाल हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन नाकिस ग़िज़ा और गैर मुतवाज़िन डेली रूटीन की वजह से बालों का गिरना एक आम मसला बनता जा रहा है हर किसी का। और बाल जब एक मर्तबा गिर जाते हैं तो फिर कुदरती तरीके से वापस नहीं आते हैं। उसके लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट और PRP जैसे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत रिसर्च और केयर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाने के संगीन नताइज भी बरामद हो सकते हैं। तो मेडिकल साइंस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरक्की की बदौलत अब ना सिर्फ बालों बल्कि दूसरे जिस्मानी अज़ा को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज किया जा सकता है। मर्द और ख़वातीन के लिए खूबसूरती बढ़ाने के नित नए तरीके भी इस वक्त मुतारिफ हो चुके हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से कौन कौन से ट्रेंड्स ज़्यादा इन हैं और इनके मुज़रे असरात जो है वो कैसे उनसे हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रियाज हैं, एस्थेटिक सर्जन हैं। डॉक्टर एहसन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं बात कही थी कि मेडिकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस अब काम हो रहा है हर चीज़ के हवाले से। तो अब हमें बताइए कि जो एस्थेटिक सर्जरी या जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने चेहरे में कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती। वो कहते हैं कि हमारा नाक टेढ़ा है, आंखें थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, या चेहरे में जो चीज़ें नहीं पसंद उसको चेंज करवा सकते हैं। तो हमें बताइए कि किस तरह की डिमांड्स लोग आपके पास लेकर आते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी पड़ती हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुनीबा, बात यह है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी के साथ होता है। ठीक है जी। एक तो है इसके अंदर पहले पैराडाइम शिफ्ट हुई है बहुत ज़्यादा। कॉस्मेटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट जो था पहले 35, 45, 55 इयर्स या उससे ज़्यादा आता था जब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता था। ओके। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट जो है बेसिकली अब इट हैज शिफ्टेड टू डाउन what you call age people। अब 17 से लेके 18, 19, 20, टीन से लेके 25 एंड 35 तक जो है ना वो लोग अब ज्यादा इसके अंदर आने शुरू हो गए। ठीक है। और उसके अंदर जो टॉप मोस्ट आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो आप फॉलो किए जा रहे हैं वो है, उसके अंदर फिलर्स हैं जो कि मीन्स के what you call एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन की यानी कि अक्कासी करती हैं कि आप किस तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। ठीक है। उसके अंदर फिलर्स हैं, अंडर आई फिलर्स हैं, उसके अंदर आपके जो लिप फिलर्स हैं, नेज़ोलेबियल फिलर्स हैं, मीन्स के हर तरह के जो व्हाट यू कॉल जो लोग हैं वो अपने आप को या तो इनहेंस देखना चाहते हैं या कमी देखना चाहते हैं। ओके। ठीक है ना। मीन्स के अगर कोई यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि मीन्स के अपने पिच के गालों के साथ या पतले होंठों के साथ, तो वो फिलर्स का सहारा लेते हैं। ठीक है। और जो ज़्यादा चबी फेसेस हैं या जो है व्हाट यू कॉल डबल चिन है या इस तरह इस किस्म के जो लोग हैं जो कि अपने आप को मीन्स के स्लिम देखना चाहते हैं, exactly, हाँ। तो वो फिर मीन्स के डिफरेंट प्रोसीजर्स जिसको लाइपोसक्शंस
या जो है मींस के फैट डिजॉल्विंग जो प्रोसीजर उसके अंदर आते हैं, उसमें भी आते हैं, उसमें आते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर बोटॉक्स एंड फिलर्स, बोटॉक्स भी आता है इसके अंदर, कि जिसके अंदर आपके रिंकलिंग जो है, रिंकल फ्री स्किन जो है वो लोग देखना चाहते हैं। कोई भी बंदा अपने आप को 18 साल से ज़्यादा नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो मतलब किस तरह की डिमांड करते हैं उन्हें ज़्यादा? अगर देखा जाए तो बोटॉक्स का लोग आ रहे हैं, फिलर्स की तरफ आ रहे हैं। फिलर्स अमूमन बहुत ज़्यादा लड़कियां भी करवाती हैं, तो किस तरह के फिलर्स की वो ज़्यादा डिमांड करती हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम बात जी करें। बिल्कुल। देखिए फिलर्स जो है ना बेसिकली ये 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक तो ये ऑफ शेल्फ मार्केट में जो वर्चुअल अवेलेबल है फिलर, जिसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, जिसको इन अदर वर्ड्स जो वर्चुअल टेक्निकल वर्ड्स हैं वो कोलेजन इंड्यूसर होते हैं, वो अवेलेबल हैं इस वक्त हमारे पास, जो जिनकी बढ़ती हुई डिमांड बढ़ती जा रही है, और प्लस जो है ना नए से नए फिलर्स आते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो फिलर का कंपोनेंट है या अंदर इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड जो ना आप वर्चुअल एक सादा लफ्ज में वो कोलेजन होता है बेसिकली। ठीक है, मतलब वो हमारी जो हमारे देखने वाले उनको बताते हैं वो हमारी स्किन के लिए कितना अहम है। हाँ जी, हाइलुरोनिक एसिड जो है बेसिकली वो आपका सेम कॉम्पोजिशन होती है जो कि आपके स्किन की कोलेजन की होती है। ठीक है ना जी, और ये ऑफ शेल्फ है, ठीक है ना जी। इसके साथ जो दूसरा फिलर है जो कि आपका अपने बॉडी से लिया जा सकता है वो है फैट फिलर। जो फैट, जो कि ऑर्गेनिक फिलर जिसको कहते हैं, या जो आपकी बॉडी उसकी सोर्स है बेसिकली, तो वो आपकी जहाँ पे आपको फिलिंग की जरूरत है तो आप अपना भी फिलर यूज कर सकते हैं, जिसको इन शेप ऑफ फैट। फैट निकाली लाइपोसक्शन के साथ, उसके बाद उसको प्रोसेस किया और उसको री इंजेक्ट कर देता किया आपने। ठीक है, तो डिफरेंट जगहों पर इंजेक्ट हो सकता है, फेस के ऊपर इंजेक्ट हो सकता है, आप किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर री इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा, यानी कि दोनों फिलर्स का, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स का भी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, डिफरेंट वेराइटी में, डिफरेंट व्हाट यू कॉल जी वैल्यूज़ में आता है, यानी कि किसी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जेल की तरफ होती है, किसी सॉलिड की तरफ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपने और जो चीज़ें फिलर्स के बारे में आपने कही है, फिलर आप इन्हेंसमेंट उससे लेते हैं बेसिकली, यानी कि आप ये समझ लें कि आपने एक घड़ा है, उसके अंदर आपने उसको भरना है। ठीक है, ये इसको फिलर्स कह सकते हैं। जी। दूसरा मुझे बताएं कि मतलब ये कितने अरसे तक लेना चाहिए, इसकी कितनी सेटिंग्स होती हैं और कितनी देर ये स्टे करता है? देखिए, जो फिलर की लाइफ है वो आपकी 6 मंथ से लेके और 1.5 years तक हो सकती है। दे आर नॉन परमानेंट फिलर्स। ठीक है ना। परमानेंट फिलर्स भी मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन परमानेंट फिलर्स का जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आपकी एज तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। एजिंग प्रोसेस तो दिन ब दिन आप हो रहा है। exactly. तो अगर आपने फर्ज करें इस तरह का फिलर लगवा लिया जो कि परमानेंसी के साथ, जो कि लोगों को बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम ये परमानेंट, वाई इट्स नॉट परमानेंट, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करें कि जो परमानेंट हो जाए। तो बेसिकली उसको उनके लिए जवाब ये है कि अगर आप परमानेंसी की तरफ जाते हैं और फिलर आप परमानेंट लगवा लेते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती हैं, जिसके अंदर वो ज़्यादा देर तक स्टे कर सकता है, तो वो आपका फिलर उधर ही रह जाएगा, ठीक है, और आपकी एज जो स्किन है वो ढलक जाएगी। तो और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फिलर्स के साथ मींस के स्किन को ख़राबी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोलेजन होता है, ठीक है ना, और वो अल्टीमेटली वो ट्रांसफॉर्म कोलेजन में ही हो जाता है। ठीक है। तो इसकी जो मियाद है, इसको देखें 6 मंथ से लेके और 1.5 years तक फिलर की हो सकती है, जो कि नॉन परमानेंट फिलर्स हैं। नॉन परमानेंट भी हैं और परमानेंट भी हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करवाना चाहते हैं। दूसरा, आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, मतलब लड़कियां भी और मर्द हजरात भी आजकल बहुत करवा रहे हैं। अगर उन्हें अपने चेहरे पर बाल नहीं चाहिए या अपनी बॉडी पर बाल नहीं चाहिए तो आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है। तो हमें बताइए इसकी कितनी सेटिंग्स हमें लेनी पड़ती हैं। दूसरा, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है हमारी स्किन के ऊपर? लेजर्स जो है वो अगेन इट्स अ नॉन परमानेंट मेथड, ठीक है। जो बालों की ग्रोथ है वो हमेशा से अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन होती है, ठीक है। तो इट्स अ रिडक्शन प्रोसेस। हमेशा जो है ना, हम लोगों को गलत कॉन्सेप्ट वही लेके आते हैं हमारे पास कि जी ये कोई एक लेजर दफ़ा करवाने से
परमानेंट रिमूव हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बेसिकली सिटिंग्स में जाना पड़ता है। ठीक है। आमतौर पे जो सिटिंग्स हैं तकरीबन कोई 6 to 8 सिटिंग्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छी रिडक्शन को अचीव करने में। तो वो मे बी मतलब जिसका हार्मोन कंट्रोल अच्छा नहीं है, जिसका लेडी का या मेन के अंदर जो है ना स्पेशली बाल जरा मोटा होता है, तो आपके सिटिंग्स बढ़ सकती हैं। ओके, तो वो ये इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो परमानेंट हो। यस, रिडक्शन हो जाती है, टाइम पीरियड बालों का जो आने का वो डिले हो सकता है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें जो हैं मीन्स के लेजर से एसोसिएटेड, जैसे आपका इसका जो मुज़र असरात वो अगर ज़्यादा करवाएंगे, तो अगर आपका डॉक्टर जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं है, लोगों के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। दूसरा डॉक्टर एहसन, हमने बात करनी है हेयर ट्रांसप्लांट पे और पीआरपी पे। हमें वो बताइए, आजकल वो भी बहुत ज्यादा मकबूल होती जा रही है, वो चाहे मर्द हजरात करवा रहे हैं, औरतें करवा रही हैं, दोनों ही साइड पर जा रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी के हवाले से हमें बताइए। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट सजी से पहले मैं आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बता दूं कि हेयर लॉस की कॉजेज मेल एंड फीमेल में मोर लेस एक तरह की होती हैं, लेकिन सेम होती हैं। लेकिन जो मेल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या फॉरमोस्ट जो रीजन है वो है मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस, सेकंड जेनेटिक, एंड थर्ड अदर कॉजेज। ठीक है। अदर कॉजेज में एडल्ट्रेशन, जिसको मिलावट कहते हैं, फोर्टिफिकेशन जिसको एडिटिव्स कहते हैं, यानी कि जैसे आपका कोई ऐसा फूड है जो कि फोर्टिफाइड हो, जिसके अंदर गजाइत अपने तरफ शामिल कीजिए, या दूध ऐसा है जिसके अंदर फोर्टिफिकेशन हो या ऐड ऑन किया जाए, तो उसके साथ जो है ना बेसिकली उल्टा रिवर्स हो रहा है प्रोसेस के, मर्दों में बाल जा रहे हैं, ठीक है ना, और औरतों में बाल आ रहे हैं, ठीक है ना जी। ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो है ना बेसिकली उस रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ आपके कॉजेज में। जो अब इसके 2 रेमेडीज हैं। ठीक है। एक है मेडिकल रेमेडी, जिसके अंदर जो ओल्ड ट्रीटमेंट्स को हम डिस्कस नहीं करते, जिसके अंदर फेनेस्ट्रॉइड था या जो है मीन्स मिनॉक्सिडिल था या कुछ इस तरह का। नए ट्रीटमेंट्स में आजकल ग्रोथ फैक्टर्स का ज़्यादा ऑफ शेल्फ रिवाज है, तो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स आ गए, इम्पोर्टेड भी हैं, लोकल भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो टॉक ऑफ द टाउन है आजकल वो है पीआरपी। ठीक है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटेड रिच प्लाज्मा। ओके, ठीक है ना जी। ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। एक सिंपल जिसके अंदर प्लेटेड काउंट कम होता है, फिर एक जेल बेस्ड जिसके अंदर प्लेटेड काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन को 3 लाख तक चला जाता है, और जिसके अंदर एक फोर्टिफाइड होते हैं पीआरपी, जिसके अंदर आपके विटामिन्स एंड सारी चीजें ऐड होती हैं। डॉक्टर एहसन, हम जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वैकरी इसमें भी आ चुकी है, बाकी भी है, लेकिन इसमें भी आ चुकी है कि सर्जन्स बन गए हैं 2-2, 3-3 हज़ार में पीआरपी कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों के पास जाएंगे तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है? इन पीआरपी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इट्स अ सिंपल स्पिन ऑफ ब्लड, ठीक है। वो आपको एक तरह का उल्लू बना रहे हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। पीआरपी के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो कि आप अपने सही डॉक्टर के पास जाके ही आप पता लग जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ। आप डॉक्टर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने बॉडी के लिए कहीं जाना है या अपने बालों या स्किन के लिए किसी के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल से रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर एहसन रियाज हमारे साथ मौजूद है, एस्थेटिक सर्जन है। डॉक्टर एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है या ये वाला जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। ख़ासतौर पर हम लोगों ने आपके लिए डिज़ाइन किया था कि आपको पता चल सके कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें कहाँ जाना ज़रूरी होता है। तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मज़ीद भी टॉपिक्स हैं जिन पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मॉडर्न ट्रेंड्स के हवाले से, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी ट्रेंड्स बहुत हैं, और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक डिग्री की मांग में एकदम इजाफा होने लगता है, और फिर हर कोई उसी डिग्री के पीछे भागता हुआ नजर आता है, और फिर चंद सालों बाद वो डिपार्टमेंट सैचुरेटेड हो जाता है और हज़ारों नौजवान डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार नजर आते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रेंड है ये चेंज होता जा रहा है। लोग स्टार्टअप्स
और ऑनलाइन कारोबार की तरफ आ रहे हैं। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में तेजी के साथ फरोग पा रही है और इस फील्ड के लिए आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो सिर्फ इंटरनेट मौजूद होना चाहिए, एक अदद आपके पास कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और एक हुनर होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हों। फ्रीलांसिंग की जैसे हम बात करें तो कंटेंट राइटिंग आ जाती है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सबसे ज़्यादा स्कोप इस वक्त देखा जा रहा है और उसको सीखने के लिए आपको फ्री में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी दस्तयाब हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो स्कोप है कैसा है, उसे कैसे सीख सकते हैं, इस पर आज हम बात करनी है और हमने बहुत ही ख़ास मेहमान को इस पर बात करने के लिए मधु कर रखा है। उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग गुरु कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस वक्त सिखा रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल GFX मेंटोर पाकिस्तान का वो वाहिद टीचिंग यूट्यूब चैनल है जिसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है इमरान अली दीना है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेंटोर हैं। इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसे आपने ये डिज़ाइनिंग सिखाने का आपको बिज़नेस कैसे आपको शौक पड़ा? क्या बचपन से ही आपको कंप्यूटर्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था इसलिए आपने इस फील्ड को चूज़ किया? अच्छा, देखिए बचपन में तो मेरे कंप्यूटर्स थे नहीं, लेकिन हाँ कलर्स होते थे तो मैं कलर्स के साथ ज़रूर खेलता था। और वो जो एक बचपन का शौक था कि हाँ जी कलर्स के साथ खेलना है। आई यूज़ टू ड्रॉ अ लॉट, मैं ड्राइंग करता था, स्केचिंग, थोड़ा बहुत पेंटिंग्स ज़रूर किया करता था। और वक्त के साथ साथ 1992 में मैं कंप्यूटर्स की फील्ड में आया और ऑल्दो उस वक्त मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट फिर भी वहीं था। और जब ये सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे सामने आए तो शुरू हो गया करना। और हाँ, मैंने कहीं से सीखा नहीं था, लेकिन हाँ वो जो एक अंदर का एक स्पार्क होता है, अगर आपको शौक होता है तो आप कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के सीख लेते हैं। तो सन 2000 से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गया। उससे पहले मैं डिफरेंट चीज़ों में रहा कंप्यूटर्स की, क्योंकि देखिए कंप्यूटर एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक छोटा सा पार्ट है। तो सन 2000 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी फील्ड में हूँ। मैंने ख़ुद काफ़ी फ्रीलांसिंग की है और काफ़ी लोगों को पढ़ाया है। तो पहले तो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, फिर यूनिवर्सिटीज़ में हो गया मेरा। और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते वक्त ये मुझे फ़ील हुआ कि हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ़ आवर्स दिए जाते हैं कि जी आपको एक फ़लाना कोर्स XYZ कोई भी कोर्स आपको कंप्लीट करवाना है। अब वो टाइम ऑनेस्टली मुझे बहुत कम लगता था, बिकॉज़ मैं चाहता था मज़ीद पढ़ाना, लेकिन हमारी लिमिटेशंस होती थी करिकुलम की, टाइमिंग की, तो उस वजह से सो यूट्यूब इसीलिए स्टार्ट किया कि जी मेरा टाइम है, मेरा करिकुलम है, मैं सुकून से बैठ करके जितना पढ़ाना है पढ़ा सकता हूँ। पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और 2000 से जैसे आपने बताया कि आपने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया हुआ है, इसलिए आपको मेंटोर कहा जाता है या फिर आपको गुरु कहा जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। हमें बताइए कि थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें जो देखने वाले हमें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअली होती क्या है और आज के दौर में इसकी कितनी अहमियत है और कौन कौन से शोबों में या कौन कौन सी फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ रही है। ओके, सबसे पहले तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अहमियत मैं आपको बता दूं। आप मार्केट जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं, आप सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, डिज़ाइन, उसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग, उसके पोस्टर्स, उसके फ्लायर्स, आपके इर्द गिर्द हर जगह। आप इवन सुबह उठते हैं सबसे पहले टूथपेस्ट करते हैं तो आपके वो जो टूथपेस्ट की ट्यूब है ना, उस पर भी ग्राफिक डिज़ाइन मौजूद है। और ये आज की चीज़ नहीं है। अगर लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, नहीं है ऐसा। मेरे भी बचपन से हम देख रहे हैं हर एक, और ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा, इसका कोई एंड ही नहीं है। कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन के बगैर मार्केट में आती ही नहीं है। अब आप खुद सोचें, आपका अपना ब्रांड का कोई शैम्पू है या सोप है या टूथपेस्ट है, अगर उसका बॉक्स सिंपल वाइट हो, उस पर कुछ भी ना लिखा हो, तो आप खुद भी बाय नहीं करोगे। हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें मजा नहीं आएगा उसको यूज करते हुए। ऑब्वियसली ये एक तरह से आप ये समझे ना कि हमारे जो जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी एक शनाख्त है, आइडेंटिटी, और हमारा काम ही यही है, हम ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन कर रहे होते हैं। तो ये तो है डेफिनेटली। तो फिर आपको कैसे ख्याल आया कि आपने अब ये जो बिजनेस है या जो आप सीख रहे हैं वो आपने बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है, आपने उनको भी बताना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, मतलब नौजवान नस्ल को जिस तरह आप सिखा रहे हैं यूट्यूब पे?
मैंने जैसे बताया था ना कि मुझे एक तो इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते वक्त ये बहुत ज़्यादा फील होता था कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा। सेकेंडली एक चीज़ और दिमाग में ये उम्र होती जा रही है अब, तो कब तक ये सारा कुछ अपने सीने में रख के बैठा रहूँगा, मतलब जाना तो है, दे के चले जाओ। सो सिंपल। मेरी तमाम जितनी भी वीडियोस हैं, सारे कोर्सेज सब फ्री हैं, सबके लिए है। मैंने आज तक किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किए। मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ फी सबिलिल्लाह है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों की दुआएं हैं। आज खुशी ये इसी बात पर होती है कि जब बच्चे मुझे मिलते हैं या मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर आपकी वजह से जॉब लग गई, आपकी वजह से हमने फ्रीलांस करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का चूल्हा जलने लगा है, तो बस वो एक मेरी सेटिस्फेक्शन है। अली, मुझे बताइए, जैसे आप बता रहे थे कि आप YouTube पे स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, तो क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब किस तरह के गैजेट्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए उस वक्त? कुछ खास नहीं, बस ये है कि एक अच्छे ज़रा सा जानदार थोड़ा सा पीसी हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा आगे उसको बढ़ाना चाहता है तो ज़रूरत पड़ती है कि ज़रा सी पावरफुल मशीन हो, स्पेशली अगर वो वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन की तरफ जाना चाह रहा होता है तो। अदरवाइज मैं सबसे सजेस्ट यही करता हूँ कि जो है उसी पे स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली उसको अपग्रेड करते रहो। जैसे ज़ाहिर पैसे जेब में आएंगे तो फिर आप अपग्रेड करोगे, क्योंकि देखिए कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितने पैसे डालो एक वक्त आता है आपको कम ही लगता है। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि टाइम चाहिए, टाइम की ज़रूरत है, टाइम ज़रूर लगाना है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 वीडियोस देखी और आप लग गए कमाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपर स्टडीज़। जिस तरह से हम दूसरी स्टडीज़ को टाइम देते हैं, इसमें भी हमें टाइम देना ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ बच्चा बेहतर से बेहतर होता जाता है, एंड देन फिर वो कहीं जाकर के लायक होता है कि कुछ कमाना शुरू करे। नहीं तो इमरान, इसके लिए क्या ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हर कोई ही सीख सकता है इस चीज़ को, या किसी के अंदर कोई ख़ास टैलेंट मौजूद होना चाहिए? देखें, मेरा तो ये मानना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ठीक है, आर्ट ज़रूर है, लेकिन इट इज़ बैक्ड बाय साइंस। सो वो अगर कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो अगर समझ ले, जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बच्चे, मैं जो ख़वातीन हैं जो घर पर होती हैं वो अपने फ़ारिग टाइम में कर सकती हैं और कर रही हैं माशाल्लाह से। हाउस वाइफ्स हैं बहुत सारी जो कि अपने घर को भी देख रही हैं और माशाल्लाह से पैसे भी कमा रही हैं इसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे चैनल से बहुत सारे लोग अपने घर बैठ कर ही सीख सकते हैं। आपको ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत है ना कुछ, तो सीखें और करें अपना काम। तो आपको इमरान अभी याद है कि कितने तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं आपसे ये अभी तक सीख चुके हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग? देखें, अगर YouTube की बात की जाए तो बहुत है, मैं अनगिनत है, क्योंकि सारे सब सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ वो तकरीबन 1.57 मिलियन है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, दुबई है, हर कंट्री से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो काफ़ी जगहों से लोग सीख रहे हैं। प्लस अगर मैं अपने करियर का आगाज़ की बात करूं तो 2000 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी मिला करके तो लाखों में हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब तो आपका ये जो कोर्स करवाते हैं इमरान, आप ये कितने अरसे का होता है? अच्छा देखें, ये अरसे एज सच मैंने कोई इसका डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना। मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि स्टार्ट जब आप लेते हैं तो ग्रेजुअली आगे बढ़ें। एक दिन में एक वीडियो देख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, समझ में आ जाए तो दूसरी भी देख लें, कोई मसला नहीं है। किसी को कोई रोक टोक थोड़ी है कि आप एक दिन में कितना, अब हर एक की अपनी वो होती है ना कि कैपेसिटी के कितना एक दिन में वो सीख सकते हैं या कितना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि पहली बात तो जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आप कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं सीख पाते, तो इट टेक्स टाइम। मैं यूजुअली सबसे कहता हूँ कि आप 1 से 1.5 साल तो भूल जाएं कि आप पैसे कमाएंगे, बिकॉज यू हैव टू लर्न फर्स्ट। हाँ, कुछ होते हैं माशाल्लाह से जो कि 3-4 महीनों में सीख जाते हैं, तो ये हर एक की अपनी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। फिर कुछ लोग टाइम प्रॉपर्ली नहीं दे पाते, दूसरी मसरूफियात होती हैं या दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन करने वाले जल्दी भी कर लेते हैं।
लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे इमरान आप कह रहे थे कि स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के दौर में हम देखते हैं कि डिग्री के साथ साथ हमें स्किल्स भी सिखाने चाहिए, तो इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स हमारी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, कामयाबी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कई सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है और वो बेरोजगार है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डिग्री हासिल कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री बुरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डिग्री आपको सिर्फ तालीम नहीं देती, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, आपको लोगों से बात करने का तरीका समझ में आता है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन सुधारने का, आप में हर तरह की तमीज़ आती है, क्योंकि आप 10 लोगों के बीच में जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारे और सॉफ्ट स्किल्स सीखने को मिलते हैं। रही बात स्किल्स जो ये वाले हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वो आप अलग से ज़रूर सीखें, बिकॉज अगर आपके हाथ में स्किल होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आप अपना दाल रोटी कमा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप सिर्फ एक डिग्री, एक पेपर का पीस है, फिर अगर आपकी वैकेंसी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है, फोटोग्राफी की स्किल है, वीडियो मेकिंग एक स्किल है। ये सारे स्किल से फ़ायदा क्या होता है कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, किसी को आपके काम की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेगा। नाउ एक चीज़ और ये होती है कि जितना अच्छा आपका काम होगा उतना अच्छा आपके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट में मुझे इमरान बता दें कि आने वाले दौर में या मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो आप ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड को कहाँ देखते हैं? अगर 5 सालों में बात की जाए, 10 सालों में बात की जाए? और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी। ये मज़ीद तो अब इसमें लोगों को शऊर आया है। होगी। एग्जैक्टली ये तो अभी लोगों को शऊर आया कि ये भी एक फील्ड है, वरना तो मैं बता रहा हूँ मेरे भी पैदा होने से पहले लोग कर ही रहे थे ना, बस उस वक्त ये था कि मैनुअली किया जाता था। अब हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, थोड़ी सी आसान हो गई है, लोगों तक रसाई हो गई है। आप ये देखें, जब नए नए मोबाइल फोन्स आए थे बहुत कम लोगों के पास होते थे, आज हर एक के पास एक मोबाइल फोन है। सो ये इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। और हाँ, कंपटीशन जरूर बढ़ा है, लेकिन उसमें एक और फायदा ये हो गया है कि जिनका काम बहुत अच्छा है वो बहुत अपने हाई रेट्स पर अपना काम सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। इमरान अली दीना हमारे साथ मौजूद है, GFX मेंटोर है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से हमारे साथ बात की है। और उम्मीद करती हूँ जनाब आपको ये भी सेगमेंट जो पसंद आया होगा, और आप लोग भी अगर चाहते हैं, आपका भी इंटरेस्ट है कि आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के उन अनसंग हीरोज़ का जो पाकिस्तान में ना रहते हुए भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए बैरून मुल्क मकीम शहरी एक असासे की हैसियत रखते हैं, और कोरोना वायरस के दौरान इक्तिसादी मसाइल से दो चार पाकिस्तान के समंदर पार मकीम शहरियों ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 29 अरब डॉलर भेजे हैं, जो कि ये रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र होने के साथ साथ मौशी इस्तेहकाम का भी सबब बन रहे हैं। और एक जानिब समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात काबिल सिताइश करार दी जाती है, तो दूसरी तरफ ओवरसीज़ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, और उनकी ज़मीनों पर कब्जे और दूसरे ममालिक में होने वाला नारवा सलूक और सजाएं भी एक अहम मसला बनता जा रहा है। पंजाब में बैरून ममालिक मकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए काम करने वाले इदारे पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की तरफ से शिकायत में इजाफा हुआ है, और इस साल के दौरान 6000 से ज़ायद जो दरखास्तें हैं उन्हें निपटा दिया गया है, जिनमें से ज़्यादातर जो दरखास्तें थी वो जायदादों पर कब्जे से मुतल्लिक थी, और लगभग 9000 शिकायत अभी भी कमीशन के पास मौजूद हैं, या अदालत में होने या दीगर मुख्तलिफ वजूहात की बना पर मामला जो है वो अभी भी
ज़ेर इल्तिवा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तान किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं, कौन कौन सी मसाइल उन्हें होते हैं, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद तारिक महमूदुल हसन है, वाइस चेयरमैन है पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस जो एक दकीक मसला उस पर बात करने के लिए आज यहाँ। सर, सबसे पहले तो हमें ओवरसीज़ कमीशन की बुनियादी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से बताइएगा, जिसकी वजह से ये कमीशन बनाया गया है। एक्चुअली ओवरसीज़ पंजाब कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनकी फ़लाह व बहबूद और इंसाफ में आने वाले जो रुकावटें उन्हें दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इदारों को अप्रोच करते थे कि हमारे साथ ये मसला हो गया, तो उस समझ में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, चूँकि वो हमारे मुल्क में एक रीढ़ की हैसियत रखते हैं, इकॉनमी में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, तो उनको ईज़ करने के लिए ये अदारा बनाया गया था। तो इस अदारे में अभी ये वन क्लब ऑफिस है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, इसे हेड करता हूँ। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर हम ओवरसीज़ के लिए 24/7 काम कर रहे हैं। अभी जो भी कोई शख्स हमारे पाकिस्तान में आता है, अगर उसे पता चलता है कि उसकी किसी जायदाद का इशू है, पॉलिस इशू है, या किसी भी डिपार्टमेंट से उसे कोई भी इशू है, तो वो हमसे आके रब्ता कर सकता है, हमारे पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज कर सकता है। जब वो शिकायत दर्ज करता है तो विद इन 24 आवर हम उसे एक नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है। उस नंबर से फिर वो आगे अपनी चीज़ों को अपलोड भी कर सकता है, फीडबैक भी दे सकता है हमें, और वो स्टेटस भी चेक कर सकता है। और ये मामला हमारे यहाँ पे डेस्क मौजूद है, और पूरी दुनिया से आप कहीं भी बैठे हों हमारे पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की आपको शिकायत है तो आप वो दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कल सर आपकी मुलाकात वज़ीर आला से भी हुई, उस्मान बुज़दार से, और उससे पहले वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन की बात हो रही है, 23 दिसंबर को होने जा रहा है, उस हवाले से हमें बताइएगा। डेफिनेटली, चूँकि हमने पिछले दिनों ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको वोट का हक दिया गया इमरान खान साहब का जो विजन के मुताबिक और उनके मंशूर के मुताबिक, चूँकि वो उनका एक स्लोगन है कि ओवरसीज़ फर्स्ट, तो उन्होंने ओवरसीज़ को वोट का हक दिया। ना सिर्फ वोट का हक दिया, जो रोशन डिजिटल अकाउंट दिया है, उसके अलावा पोर्टल्स बनाए गए हैं, जैसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी। ये इसके लिए लोग ट्रैवल करते थे, अब जो 20 कंट्रीज़ हैं जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, वहाँ पर ही ये डेस्क दे दिया गया है। तो जो कुछ होने हुआ है वो इस गवर्नमेंट ने किया है, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के हवाले से जो हम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उसका अवेयरनेस सेशन जो है वो 23 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें हम तकरीबन 1000 जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मदऊ कर रहे हैं। ठीक है। और उनमें से हर वो शोबे के लोग, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हमारे लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे लॉर्ड्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सब इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। दूसरा सर, इसमें जैसे आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे आपने भी बताया कि शिकायत की जाती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला आता है वो कहते हैं हम वहाँ पर मकीम हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ज़मीनें हैं, जो जायदादें हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाता है। तो हमें बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कैसी मदद करती है? हमें जब पोर्टल पर कोई शिकायत आती है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ मौजूद हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक चेयरमैन और 2 मेंबर, और हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है इसमें डीसी और डीपीओ जो है वो भी मेंबर होते हैं। वो हर 15 डेज़ बाद जो इजलास करते हैं, और जो शिकायत हमारी तरफ से जाती हैं उन्हें एड्रेस करके हमें फीडबैक देते हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि कब्ज़ा हो जाता है, उस कब्ज़े के लिए बाकायदा तौर पर हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद है। हमारे पास अपना पुलिस का स्टाफ है। अगर किसी के साथ कोई पुलिस की शिकायत हो, कब्ज़े की शिकायत हो, कोर्ट हमारे साथ बहुत तावन कर रही हैं। ठीक है। कोर्ट विद इन 6 मंथ हमारे केसेस का फैसला करती हैं। 15 डेज से ज़्यादा जो ओवरसीज़ कोर्ट केसेस हैं उनको डेट नहीं दी जाती। और इवन हमारे जितने भी पंजाब में सेशन कोर्ट और हमारे सिविल कोर्ट्स हैं उसमें डेजिग्नेटेड जज मौजूद हैं। ओके। इसकी ज़रूरत इस अमर की है, बेसिकली जब कभी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज़ कमीशन तशरीफ़ लाता है तो वहाँ पर अगर शिकायत के साथ साथ हम नादरा कार्ड भी, हमारे पास नादरा कार्ड की सहूलत है, उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ता, हमारे तरफ से वो अपनी फ़र्ज जमाबंदी भी ले सकते हैं। हमारे पास वो सेटअप मौजूद है, सारा रेवेन्यू फैसिलिटेशन सेंटर। इसके अलावा हमने ऐप बनाई है अपनी, इसलिए कि सब लोगों के पास अब स्मार्टफोन है, तो वो अपने स्मार्टफोन से ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। एज वेल एज टाइम जोन के हवाले से हमने 24 आवर जो है एक सर्विस शुरू की है कि दुनिया से किसी भी जगह से अगर कोई किसी वक्त में भी फ़ोन करता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी शिकायत का एड्रेस करते हैं।
एड्रेस किया जाता है और तरजीही बुनियादों पर उनको हल करने की कोशिश की जाती है। तरजीही बुनियादों पर उन्हें हल ना सिर्फ किया जाता है, दूसरी जो आपकी कब्जे की बात है, बेसिकली हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें से 90% केसेस जो होते हैं वो फैमिली के केसेस होते हैं। ठीक है, फैमिली ने कब्जा किया हुआ होता है। फैमिली ने कब्जा, कुछ केसेस में कब्जा होता है, कुछ केसेस ये होते हैं कि उनकी अभी खानगी तकसीम नहीं हुई होती, तो खानगी तकसीम का जो मैटर है वो हमारे ADCR में देखते हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हल हो उनके केसेस। उस वजह से भी कुछ अब मामलात आ जाते हैं कि कोर्ट की तरफ से कुछ 6 महीने 1 साल लग जाता है, जिसमें ये चीज़ें जो है उनको मिल सकती हैं। और दूसरा सर, एक जो बड़ा मसला आता है वो है कि अरब ममालिक में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर किसी मामूली जराइम की वजह से उनको कैद कर लिया जाता है, तो उस हवाले से बताइएगा आप लोग किस तरह उनकी मुआवनत साबित करते हैं, उनकी मदद किस तरह करते हैं आप? बेसिकली ये हमारे जो सेंटर का सब्जेक्ट है, हमें जो भी इस तरह की शिकायत मिलती है हम वजारत ख़ारजा के साथ रब्ता करके उनको ये भिजवा देते हैं, फिर ये वो हैंडल करते हैं सारी इस तरह की बात। ठीक है। हमारी जुरिस्डिक्शन में ओवरसीज़ पंजाब के हवाले से दुनिया में कहीं भी बसने वाले लोग हैं, उन्होंने पंजाब में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी कोई मामला है पॉलिस के साथ, किसी अदारे के साथ मामला है, तो वो हमारे दायरा इख्तियार में आता है कि हम उसको ईज़ करें और उनकी पूरी मदद करें और मैटर को सॉल्व करें। और दूसरा सर, क्या आप बैरून मुल्क में जो हमारे सिफारत खाने बनाए गए हैं पाकिस्तानी, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ होते हैं वो यही शिकायत करते हुए हमें नज़र आते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं या बाहर उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती अगर हम वहाँ पर जाके शिकायत करते हैं। मैं गुजारिश ही करना चाहूँगा कि हमने कुछ यहाँ पर अभी जो मैं गुजारिश कर रहा था तो उसमें ये भी था कि हमने टैवटा का डेस्क लगाया, हमने टूरिज्म का डेस्क लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट बोर्ड का डेस्क लिए हैं। उसकी वजह ये कि हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑफिस जो है वो वन विंडो ऑपरेशन के तौर पे ओवरसीज़ के लिए काम करे, कि जो ओवरसीज़ आए उसे ना सिर्फ ये पता चले कि टूरिज्म के हवाले से क्या हो रहा है पंजाब में, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से मौके बेहतर हैं। बहुत से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लॉट्स में या हाउसिंग सोसाइटियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने बाकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट पे और बाकायदा अपने ऑफिस के बाहर भी ये लिख के लगा दिया कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनके NOCs हैं और किसके नहीं हैं। और इस दीगर मामलात में भी जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम उन्हें ना सिर्फ मुकम्मल उनको गाइड करते हैं बल्कि उनमें आने वाली रुकावटों को भी दूर करते हैं। एज वेल एज अगर आप अभी देखें तो हमारा जो दुनिया में वीज़ा है वो ऑनलाइन हो गया है। ठीक है। हमारा दूसरी बात, हम पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट हमारा 2-3 दिन में, नादरा कार्ड है, नाइकॉप, वो भी हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों का मामला ये है कि हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उन्हें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए फैसिलिटीज़ जो शुरू कर चुकी है उसका भी इल्म नहीं है। तो हमारा ये कन्वेंशन बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ओवरसीज़ के लिए आज तक इन 3 सालों में काम किए हैं उनके बारे में आगाही देना है। तो आप मतलब अभी जैसे उनका एक सबसे बड़ा जो शिकवा होता था या शिकायत करते थे कि हमें वोट का हक नहीं मिलता है, तो अब जब वो उनको मिल गया है तो कैसा उनकी तरफ से रिएक्शन आया? कितनी बड़ी कामयाबी उन्हें लगी है ये वाकयातन बहुत बड़ी कामयाबी लगी। उन्हें लगा है कि हम हिस्सा हैं अपने इस पाकिस्तान का। यकीनी तौर पे अगर वो पैसे भेज सकते हैं, वो इस मुल्क में अपने अजीज रिश्तेदारों को कारोबार कर सकते हैं, हमारे मुल्क को सपोर्ट कर सकते, वोट क्यों नहीं दे सकते? एग्जैक्टली हाँ। तो यकीनी तौर पे ये एक उनके लिए बहुत बड़ी खबर है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उन्होंने वादा किया था अपने इलेक्शन मंशूर में उन्होंने ये पूरा किया ओवरसीज़ के हवाले से। अभी इस कन्वेंशन में वो मज़ीद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करने वाले हैं इंशाल्लाह। और आगे देखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से क्या क्या चीज़ें होती नज़र आती हैं। दूसरा सर, बहुत से लोग इस चीज़ के हवाले से तनकीद करते हैं कि जो लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कि यहाँ के मसाइल वो कैसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये हम ही समझ सकते हैं। तो उनको वोट का हक देना क्या नाइंसाफ़ी नहीं है हमारे साथ कि वो वहाँ पर बैठ के किस तरह यहाँ का मसला समझेंगे? इस पे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है और अब यकीन करें चूँकि मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ रहा हूँ तो यहाँ पर आप इतनी शद्दोमत से चीज़ों को डिस्कस नहीं करते जितना ओवरसीज़ बैठ के शाम को पाकिस्तान की छोटी छोटी बात के बारे में जानना चाहते होते हैं। ठीक है। और एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए तो पाकिस्तान में इतनी बहस नहीं हो रही होती जितनी ओवरसीज़ में हो रही होती है। लोग जान रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ, वो ज़्यादा कंसर्न है, उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इस हवाले से।
तो यकीनी तौर पर अगर वो कौमी धारे में आएंगे, हमारे साथ वोट देंगे, अपने नुमाइंदे चूज़ करेंगे, तो वो और मोर कॉन्फिडेंट होंगे। जो नए आने वाली नस्ल है उसको भी हमने अप्रोच करना है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बस बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं ख़ासतौर पर यूरोप अमेरिका में, जो लोग बच्चे वहाँ पैदा हुए, ठीक है, अब उनको हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब जब से ये टिकटॉक आई है तो बहुत से बच्चे वालिदैन से पूछते हैं ये पाकिस्तान कहाँ पे है। अच्छा, तो हम उनके लिए एक प्लान कर रहे हैं कि हम उनको बुलाएं, इधर बुला के उन्हें ठीक है। टूरिज्म के हवाले से बताएं कि ये पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान का वो नक्शा जो सॉफ्ट है, जो खूबसूरत है, वो दिखाना चाहते हैं उन्हें। लेकिन अमूमन कभी कभी ऐसी स्टोरीज उनको पता चलती हैं जो पाकिस्तान के इमेज के हवाले से ठीक नहीं होती। तो ये भी करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना अहम किरदार अदा करते हैं हमारी मईशत में, हमारे मुल्क की तरक्की के हवाले से, और मज़ीद वो क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे अभी आपने बताया कि जब भी हमारा मईशत का मामला हो, एग्जैक्टली, हमारे पास अर्थक्वेक का मामला हो, हमारे पास यहाँ फ्लड का इवन मामला के हो, कोरोना का जो मामला था उसमें कोरोना भी का उन्होंने मामला बहुत ज़्यादा मदद तो की। ये ओवरसीज फ्रंट लाइन है। ये रीढ़ की हड्डी की बात जब की जाती है तो इसका मतलब वाकई वो रीढ़ की हड्डी है। वो हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई भी मामला आया, चाहे वो सियासी मामला हो, आप देख रहे होंगे जब भी कश्मीर की बात होती है तो पूरी दुनिया में एहतजाज ओवरसीज़ कर रहे होते हैं। वो पाकिस्तानी हैं सारे जो कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई मसला हो, छोटी से छोटी बात हो, तो वो एड्रेस करते हैं, कंसर्न शो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में हर हवाले से, इकोनॉमिकली भी और अखलाकी तौर पर। ठीक है। और सर आज जो डिजिटल रोशन अकाउंट्स भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ओपन हुए हैं, उसके हवाले से उनका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि वोट का जो राइट दिया गया है। दूसरा, जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, हमारे पास बहुत सी ऐसी शिकायत आती थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, उन्होंने अकाउंट अपना ओपन किया यहाँ पे, फिर अपने अजीज़ों को वो खाली चेक दे जाते थे साइन करने के लिए, ठीक है, कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन बाद में उनके ताल्लुक अच्छे ना रहे, वो चेक मिसयूज़ हुए। ओके, अच्छा, फिर सादा पेपर पे साइन करके दे देते हैं। वो सादा पेपर इसलिए कि कभी हमारी तरफ से कुछ करना पड़ जाए आपको तो कर लें, लेकिन वो ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली ना सिर्फ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, अपने अजीज़ रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। मेरे पास जितने केस आते हैं उनमें मैंने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ दोस्तों पे, अजीज़ों से ट्रस्ट किया होता है। वो गलत नहीं होते, उन्होंने हमेशा बेहतरी की होती है, लेकिन तो कुछ टेक्निकल चीज़ें उनसे गलतियाँ हुई होती हैं इस तरह की, जिसकी वजह से ये केसेस का सामना करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट से ना सिर्फ उनका पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, उनकी दस्तरस में रहेगा, एज वेल एज रोशन डिजिटल अकाउंट से उन्हें बहुत सी सहूलियात मिली हैं, जैसे कि वो घर ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा गाड़ी ले सकते हैं। हमारे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं अब यहाँ आके, तो इस तरह से वो बड़ा लो कॉस्ट है। हम ये रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से एक अलग से आपसे प्रोग्राम करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस हद तक फ़ायदा हुआ है। और डेफिनेटली आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन कराना चाहिए। ओपन कराना चाहिए, और इनका प्रोसीजर क्या होता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सैयद तारिक महमूदुल हसन हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ डिस्कशन की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या मुश्किलात होती हैं, और जो ये इदारा बनाया गया है उनकी मुश्किलात को हल करने के हवाले से वो भी क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनके जो जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा तरजीही बुनियादों पर। जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, माँ बनना किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे यादगार और जज्बाती तजुर्बा होता है। जैसे जैसे बच्चा माँ के पेट में बड़ा होने लगता है, उसी के साथ ही माँ के अंदर एहसास जिम्मेदारी और ममता बढ़ने लगती है। हमल के दौरान एक औरत कई तकलीफदेह मराहिल से गुजरती है, लेकिन जब उसकी गोद में बच्चा आ जाता है वो अपनी सब तकलीफ़ें भूल जाती है। लेकिन हमारी गैर मुतवाज़िन खुराक और नामुनासिब तर्ज ज़िंदगी की वजह से अनफर्टिलिटी की जो शरह है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, और जिसकी वजह से हमल ना होना या फिर हमल ज़ाया होने के जो केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन अब बेऔलाद अफराद और उन मसाइल का शिकार मर्द और खवातीन के लिए मेडिकल साइंसेज ने कई दीगर तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिए, जिनमें विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहा जाता है, या अगर आम जुबान में जिसको कहा जाए टेस्ट ट्यूब बेबी, और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस PGD भी शामिल है, और जिनकी मदद से आप अपनी पसंद के जिन्स का बच्चा पैदा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बांझपन के इलाज के लिए IVF का जो आगाज़ था वो 1984 में हुआ था, और अब ये ट्रेंड बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। और ये तरीका इलाज कितना महफूज है, और प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रहीना कुल हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रहीना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रहीना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आम जुबान में जिसको IVF कहा जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, उस ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारा लोग जानते भी हैं और मिसकंसेप्शंस भी हैं उनकी कुछ। तो इस ट्रीटमेंट के हवाले से हमें बताइएगा कि अगर ये ट्रीटमेंट क्या है, दूसरा इससे पहले जो कपल है जिनके घर औलाद नहीं है उनको क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए कि उनका जो बेबी का एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, पहले तो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी इस कॉल्ड IVF प्रोसीजर, IVF ICSI प्रोसीजर होता है। ये उन जोड़ों के लिए होता है जो कुदरती तौर पर कोशिश करते हैं या बाकी दवाइयों से या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से उनके औलाद नहीं हो पाती है और वो स्टिल इनफर्टाइल होते हैं। तो फिर हम आगे टेक्निक्स पे चलते हैं और वो IVF है, द लेटेस्ट टेक्निक। यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि औरत के अंदर उनके यूट्रस में वो बच्चा पल बढ़ नहीं सकता या ऐसा कोई मसला है कि वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो हम उनके ट्यूबों को बाईपास करके औरत को इंजेक्शंस लगते हैं, उनके अंडे बनते हैं, उनके जिस्म के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है। उनके जिस्म से वो फॉलिकल्स रिट्रीव करके मियाँ के स्पर्म्स के साथ मैच करके एक एम्ब्रियो, जिसको आम जुबान में बीज कहते हैं, वो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ओके। जब बीज लेबोरेटरी में तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको औरत की बच्चेदानी या यूट्रस में रख दिया जाता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है IVF के नाम से। ये 4 to 6 वीक्स का प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक सेफ प्रोसीजर है एंड इट्स क्वाइट अवेलेबल इन पाकिस्तान अराउंड नाउ, काफी कॉमन है। अच्छा। अब आपने कहा कि इससे पहले क्या होना चाहिए। ये बात बहुत दफा हुई है कि जो भी इनफर्टाइल कपल है सबसे पहले तो उनको अपनी अच्छी खुराक रखनी चाहिए। ओके। तो औरत को अब तक नॉर्मल, मर्द को भी इवन डाइट, खुराक, वर्जिश, ये सारे करने चाहिए। अगर मर्द कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल, कोई ड्रग, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो छोड़ दे, ताकि उनके चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। औरत का वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करे ताकि उससे भी उनके कंसेप्शन, कोई और मेडिकल कॉजेज़ है उसकी, वो ठीक करे। अगर इनफर्टिलिटी की वजह PCO या फिर फाइब्रॉइड्स या कोई और ऐसी वजह, या मर्द के जरासीम कम हो या बिल्कुल ही ना हो, तो पहले उनको ट्रीट किया जाता है ताकि वो IVF में उनका सक्सेस रेट ज़्यादा हो। तो सक्सेस रेट कितना है, कितनी रेशो है इस? IVF में सक्सेस रेट, अब तो टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड टू मच, तो पहले ये टेक्निक जो थी इसके सक्सेस रेट 40 to 45% था। ओके। बट नाउ विद द ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ द टेक्नोलॉजी, the success rate has gone up to 55 to 60, even to 65%. मतलब ये बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, because technology has been improved so much. तो उसकी वजह से it's a good news for all कि ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ रही है लेकिन सक्सेस रेट भी इसका काफी बढ़ चुका है। लेकिन जो ये करवा रहे हैं IVF, उसके करवाने के बाद फिर उस कपल को कितनी ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है और फिर क्या क्या करना चाहिए उन्हें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी, एक तो मेजॉरिटी कपल्स किसी को बताना नहीं चाहते कि हमने IVF कराया है, एग्जैक्टली, या अगर करवा लिया और हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो अब उसकी और क्या एहतियात है। वंस यू कंसीव थ्रू IVF, अगर कपल को हमल हो गया IVF से, तो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। जब एक कंसीव हो जाता है तो फिर वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह मूव ऑन करती हैं। हाँ, उसमें एहतियात इसलिए ज्यादा होता है कि ये एक प्रेशियस प्रेगनेंसी है, ये एक प्रेशियस बच्चा है, जहाँ उनको 2 साल, 5 साल, 10 साल तक बच्चा नहीं, और अब अल्लाह ने उन पे करम किया और उनका एक बच्चा हो गया थ्रू IVF, तो उसकी एहतियात थोड़ी सी ज्यादा है। यानी डाइट का ख्याल, आराम करें, बहुत सफर ना करें और इस तरह की चीजें। अदर देन दैट इट गोज एज ए रेगुलर प्रेगनेंसी गोज। ठीक है। लेकिन बहुत से, जैसे मैं आपसे बात भी करी थी डॉक्टर रहीना, कि बहुत से ऐसे भी कपल्स को जानती हूँ मैं, या ऐसी खवातीन को, कि उन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा IVF करवाया है लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह के भी केसेस होते होंगे? देखो, एज आई मेंशन, IVF में सक्सेस रेट इज 50 to 60%, तो 40% वो कपल्स हैं जो नहीं कंसीव कर पाते। अब जब आपने कहा कि वो बार बार नहीं कंसीव कर रहे हैं, करन then there is another technology as well. फिर हम उनको PGT ऑफर करते हैं। ओके, ये एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है कि क्यों नहीं, या उनका जो वो बेसिक कॉज है
उसको कोई ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि या मियाँ के स्पर्म्स बहुत ज़्यादा कम है या औरत के बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स कम है, उनको पहले वो दवाइयाँ दी जाती हैं। देयर आर कपल्स हु कैन नॉट इवन कंसीव, जो 3 या 4 या 5 दफ़ा भी करा लेते हैं वो नहीं कंसीव कर पाते हैं। वाई? बिकॉज मैं हर कपल को ये कहती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट गॉड। ठीक है, एक तरीका इलाज है। जब हम पैनाडोल की गोली खाते हैं तो उस उम्मीद से खाते हैं कि हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, होता है नहीं होता वो बाद की बात है। तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनका कंसीव नहीं होता एंड देन वी मूव ऑन टू एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल ही स्पर्म्स नो हैं या बिल्कुल ही फॉलिकल्स या एग्स औरत में ख़त्म हो गए हैं, देन देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। इसलिए बार बार इस प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर किसी कपल को इनफर्टिलिटी है तो गो इन द राइट डायरेक्शन, ताकि आपका जो इलाज है वो सही वक्त पे सही जगह पे हो, सही उम्र में हो। जब औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर IVF का सक्सेस रेट भी बहुत नीचे चला जाता है, लेस देन 5% हो जाता है अगर आप 45 से ऊपर एज पे चले जाते हो तो। ठीक है, और जैसे अभी आप बात करी थी PGT की, तो उस हवाले से बताइए, ये नई टर्म हम लोगों ने सुनी है और ये कितनी एडवांस है? PGT इज बेसिकली प्री जेनेटिक टेस्टिंग या प्री जेनेटिक टेक्निक इसको कहते हैं। ये टेक्निक वो है, जैसे बहुत से बच्चे कपल जैसे हैं जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी बार बार उनका हमल ज़ाया होता है, या उनके एबनॉर्मल कोई बच्चा हो पहले से, या उनकी फैमिली में कोई एबनॉर्मल बच्चे रन कर रहे हैं और उनको ये डर है कि हमारा बच्चा भी एबनॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, तो ये उनके लिए है। इट गोज़ एज IVF, बिल्कुल IVF की तरह का एक प्रोसीजर होता है। औरत को इंजेक्शंस लगते हैं, उनके फॉलिकल्स बनते हैं, अंडे निकाल के उनको स्पर्म्स के साथ मैच करके बीज तैयार किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, उस जो एम्ब्रियो बनता है उसकी बायोप्सी होती है और वो उसकी एक एक जीन्स, यानी जैसे 21-24 जीन्स है, उनकी टेस्टिंग होती है कि क्या जीन्स नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक जीन जेंडर का भी है उसमें। ओके, तो हमें इम्प्लांट करने से पहले उस एम्ब्रियो यानी उस बीज का जेंडर भी पता लग जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोग इसको बिल्कुल ऑथेंटिक भी कराते हैं कि हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, हमने कराना है, लेकिन फिर बहुत से लोग इसको सोशल प्रेशर की वजह से, यानी जिसका बेटा पहले से नहीं या बेटी नहीं है, वो जेंडर सिलेक्शन के लिए भी कराते हैं। और पाकिस्तान में कॉमन है, बहुत से लोग जेंडर चूज करते हैं। डॉक्टर रोहिना, क्या हमारा कानून हमें ये इजाज़त देता है कि हम खुद से अपने जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग इस पे बात भी करते हैं कि शायद ये हम हराम है काम है, या हम लोग इलीगल ये काम कर रहे हैं। देखो, हमारा जो लॉ है और हमारा इस्लामिक लॉ है वो हमें बड़ा ओपनली ये बात करता है। IVF पे ये लॉ है कि अगर हस्बैंड के स्पर्म्स हैं और वाइफ के एग्स हैं, यानी नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, तो उनका IVF जायज़ है। ठीक है, और ये सारे दुनिया में इसी तरह ही है, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में इसी तरह है। PGT में भी यही है कि अगर मर्द के स्पर्म्स हैं और औरत के हैं, मियाँ बीवी के हैं, तो ये जायज़ है। इन ऑन द टॉप जेंडर सिलेक्शन को हमने नाम दिया है फैमिली बैलेंसिंग का। ओके, यानी हम उस कपल का नहीं करते जिसकी पहले से कोई औलाद ना हो। अगर किसी के पास एक बेटी है और बेटे की ख्वाहिश है तो वो जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है इसकी वजह से ज्यादा लोग फिर बेटों की ख्वाहिश करेंगे, बेटी की तो कोई ख्वाहिश नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे सेंटर में लोग आते हैं जो बेटी की भी ख्वाहिश रखते हैं, उनके पहले से बेटे हैं और अब वो बेटी चाह रहे हैं। ओके, और ऐसे में ऑफ कोर्स थोड़ा सा रेशो ज्यादा है, 70 to 30% है। 70% ऐसे लोग हैं जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन आप ये भी देखो ना कि अगर उनके पहले से बेटी तो है, अगर उनको हमारी वजह से एक बेटा मिल जाता है और अल्लाह ताला चाहे तो व्हाई नॉट। ठीक है, तो ये नहीं है कि ज्यादा बेटे हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर उनकी एक पहले से बेटी है तभी हम करते हैं। अगर उनकी पहले से कोई औलाद या बेटी नहीं है तो फिर इट्स इम्पॉसिबल। नो। तो इसका सक्सेस रेट कितना है? PGT इज एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इसका सक्सेस रेट जो 65 तक चला गया, 60 से 65% इसका सक्सेस रेट है। Once the women conceive, then 99% it's a boy. अगर वो पहले से हमें जेंडर पता होता है या इट्स अ गर्ल, यानी जो एम्ब्रियो हम रखते हैं पेशेंट के साथ पूरी रिपोर्ट शेयर करते हैं। ठीक है, जी आपके इतने एम्ब्रियोज मेल के बने, इतने एम्ब्रियोज फीमेल के बने। लॉट ऑफ कपल्स जो फीमेल भी वो करवा लेती है, ट्रांसफर करवा लेती है। देन लॉट ऑफ कपल्स जिनको ये पता है कि हमारे मेल एम्ब्रियोज भी बने हैं, फीमेल एम्ब्रियोज भी बने, तो वो ट्विंस करवा लेते हैं। अच्छा, एक मेल और एक मतलब ये फीमेल भी वाला भी हम कर सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल, ट्विंस वाला इस तरह होता है। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम ट्विंस चाहते हैं। हम 1-2 एम्ब्रियोज रख लेते हैं, फिर वो देखिए कुदरत पे डिपेंड करता है, दोनों चल पड़े तो ट्विंस हो जाएंगे। 30-40% ऐसा भी चांस होता है कि एक एम्ब्रियो जो है वो निकल जाता है या ज़ाया हो जाता है, एक ही चल पड़ता है तो वो सिंगल हो जाता है। हम अगर 2 एम्ब्रियोज रखें तो ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। यस,
ठीक है, तो इसका फिर प्रोसीजर भी वैसा ही होगा जैसे आईवीएफ का प्रोसीजर है? बिल्कुल, पीजीटी का प्रोसीजर बिल्कुल आईवीएफ की तरह होता है। 4 to 6 वीक्स का ये कोर्स है, 4 to 6 वीक्स का इलाज है। शुरू में इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, इलाज शुरू होता है साइकिल डे 2 पे। जब इलाज शुरू होता है ये पूरे 21 डेज तक इलाज खत्म हो जाता है। इलाज खत्म होने का मतलब ये है कि उनके एम्ब्रियोज बन चुके हैं, फिर वो एम्ब्रियोज बाहर जाते हैं आउट द कंट्री फॉर टेस्टिंग। ठीक है, वहां से हमारे पास जब रिपोर्ट आती है टेक्स अराउंड 4 वीक्स, और फिर हम ट्रांसफर करते हैं पेशेंट के साथ, प्रॉपर रिपोर्ट शेयर करते हैं कि इतने आपके मेल हैं, इतने फीमेल हैं, ना व्हाट्स योर चॉइस। फिर वो पेशेंट की चॉइस है, वो मेल ट्रांसफर है, फीमेल ट्रांसफर है, वो करवा लेते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? देखो, आईवीएफ में व्हेन वी आर गेटिंग द इंजेक्शंस, वो प्रॉपर हार्मोन्स हैं, उसके उस दौरान जब आप इंजेक्शंस लगवा रहे होते हो तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स इस तरह है कि थोड़ा सा नॉजिया होता है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बस यही है। वंस वी स्टॉप द इंजेक्शंस तो विद टाइम वो साइड इफेक्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसीजर, यू नेवर नो वेयर यू एंड अप। अभी तक तो कोई ऐसा एंड अप हमारा पेशेंट नहीं हुआ, बट स्टिल इट्स अ प्रोसीजर, सो बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, इट्स जस्ट एक नॉर्मल सा इलाज है। और दूसरा, ये प्रोसीजर महंगा कितना है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम इस प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं या हम सोच रहे हैं तो हमें फिर कितना इसके ऊपर, ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है? देखो, आईवीएफ का तो इलाज एक महंगा इलाज है, वो 3 से 5 लाख के दरमियान होता है। मैंने पहले भी बार बार ये कहा है कि हमारा सेंटर बहुत से पेशेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनको कम पैकेजेस में करा देते हैं। पीजीटी जेंडर सिलेक्शन जो है, इट्स अ लग्जरी। ये तो पेशेंट की ख्वाहिश है ना कि मेरा मतलब बच्चे तो हैं उसके पास। ये एक महंगा इलाज है। महंगा इलाज का मतलब है कि ये 6 लाख से 10 लाख रुपए तक या 6 से 9 लाख रुपए तक का होता है, और ये एक लग्जरी है। ये तो पेशेंट की ख्वाहिश है कि भाई मेरा बेटा या बेटी हो, तो इसमें थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ही है, बट ऑब्वियसली ऑल पीपल दे कम एंड दे डू इट। हमारे काफी ज्यादा पेशेंट ज्यादा हो गए हैं पीजीटी के लिए, बट इट्स बिकॉज इंजेक्शंस एक्सपेंसिव हैं, प्रोसीजर एक्सपेंसिव है। सबसे मेन चार्जेस पीजीटी में इसलिए महंगा है क्योंकि लॉजिस्टिक महंगा है। जो आप बाहर रिपोर्टिंग भिजवाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा महंगा है। ठीक है जी, डॉक्टर रूहीना गुल हमारे साथ मौजूद थी, फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रूहीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब, जिन कपल्स के बेबीज़ नहीं हो रहे हैं वो ये तमाम तो ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं और ये सेफ़ हैं। तो अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसा मसला है तो आप लोग भी डॉक्टर रूहीना से रब्ता कर सकते हैं। मुझे अब आपने इजाज़त देनी